हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2। और इस चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ फ्रॉम 1950 टू 1990। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको इसमें भी मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको उसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल देखें ताकि ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आए। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, डेट इज़ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। आ जाओ। तो ये है भाई आपका चैप्टर 2, क्या है? इंडियन इकोनॉमी। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। बेटा 1990 क्यों, 1950 से 1990 क्यों? क्योंकि 1990 में आया था क्या? 1990 में क्या आया था, किसी को पता है? आपने पिछली क्लासेस में या 10th में कहीं तो ये पढ़ा होगा। एक्चुअली बेटा 1990 में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आई थी। इसलिए पहले स्टडी करेंगे 1950 से लेके 1990 तक किसकी? इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है ना? तो देख लो, इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। इट इनकम्पासेस यानी इट इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या होता है बेटा? सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होता है, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन होता है कि भाई रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाता है, रिसोर्सेज को कैसे लगाया जाता है ताकि कम से कम रिसोर्सेज में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके बेटा? प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है। द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, एक सिस्टम होता है जिस तरह से अपन इन गुड्स को और इन सर्विसेज को क्या करते हैं, इकोनॉमी में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको एक तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या करते हैं अपन? बोलते हैं। तो इन सब को क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिक सिस्टम। ये क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम होता है। आ जाओ, आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, यानी आज हम डिस्कस करेंगे 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहली कौन सी इकोनॉमी है बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक। चलो याद रखने का तरीका बताता हूँ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे ये कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है? कैपिटल। क्या दिख रहा है बेटा? कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? याद है अकाउंट्स मैंने सिखाया था, ओनर। कौन लगाया था? ओनर। तो ओनर से यहाँ पे याद रखना प्राइवेट। क्या याद रखना है यहाँ पे? प्राइवेट। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटा एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं। किसके होते हैं? हाँ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। सर गवर्नमेंट का नहीं होता? नहीं होता। यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के या इंडिविजुअल्स के यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ही कम रोल होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, अभी मैंने क्या बोला? सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं बेटा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। यानी कि यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो कौन लेते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले लेते हैं। तो आपको पता ही है ना, प्राइवेट कंपनी वाले काय पे फोकस करेंगे? वो फोकस करेंगे अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर? हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेटा जो प्रोडक्शन होती है ना, वो प्रोडक्शन होती है डिमांड पे। किसके ऊपर होती है? डिमांड। और सप्लाई फोर्सेस यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई किसकी क्या होगी? प्रोडक्शन होगी। और इस तरह की इकोनॉमी में जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, विच मीन्स कि वो क्या करेंगे? वो वही गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिनसे उनका क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ेगा। तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? बेटा यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता। यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस के लिए रहती है बस, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट का यहाँ पे और कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। समझ में आ गई कैसी होती है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं। सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यही प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं। ये डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं? डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे। जिस चीज़ की डिमांड अच्छी होती है ये वही सप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेन फोकस किसके ऊपर बेटा होता है? बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। यानी इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि क्लियर ही क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आ जाओ,
देख लेते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। पता है इसे मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन किसके बेसिस पे की जाती है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। और कैपिटलिज्म इज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजंस। यानी कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज किसके हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। और ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैसे हैं? बिल्कुल फ्री, मतलब इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है, कोई लोड नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ में। समझ में आया? ठीक है। अस गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे ये लोग उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? गाइडेड बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि ये यहाँ पे बस वही गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या होता है बेटा? हाँ, प्रॉफिट होता है। मतलब सोशल वेलफेयर, इन्हें सोशल वेलफेयर की नहीं पड़ी। आगे जाओ, फीचर्स देख लेते हैं। वही पहला फीचर क्या हो गया बेटा? देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इधर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की कैसी ओनरशिप होती है बेटा? प्राइवेट ओनरशिप होती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ए मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड, यानी कि यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि क्या ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। अगर यहाँ पे उनको अनएम्प्लॉयमेंट और उससे मतलब नहीं है। देखो समझो, अगर लेबर चीप है ना तो ये लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। और अगर क्या चीप है? अगर कैपिटलिस्टिक टेक्निक यानी कि मशीनें, उनसे प्रोडक्शन करना चीप है तो ये लोग उससे प्रोडक्शन करेंगे। इनको इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि इनके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट, क्या इनके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना वो कम से कम रहे, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रहेगी उतना ज़्यादा इनका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आया? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? थर्ड, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच कैन बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट आइदर इन डोमेस्टिक मार्केट और द फॉरेन मार्केट। ठीक है, सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं जिन गुड्स को आप या तो डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू मार्केट में या फॉरेन मार्केट में आप कैसे बेच सकते हो? बढ़िया प्राइसेस में बेच सकते हो, यानी बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हो इस इकोनॉमी में। फोर्थ क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। भाई यहाँ पे जो गुड्स होते हैं ना, गुड्स, तो लोग गुड्स यहाँ पे उस बेसिस पे खरीद पाते हैं उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से, यानी कि अगर उनकी परचेजिंग पावर है तो वो गुड्स खरीद सकते हैं, और अगर उनकी ये परचेजिंग पावर नहीं है तो वो गुड्स नहीं खरीद सकते। ऐसी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। So distribution of goods among people happens on the basis of purchasing power, the ability of people to pay for goods and services। ठीक है, तो एक ये फीचर होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, है ना। अपनी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? अपन फॉलो करते हैं मिक्स्ड मॉडल। कौन सा मॉडल? मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपन फॉलो करते हैं। अभी अपन कौन सी इकोनॉमी का मॉडल पढ़ रहे हैं? अभी अपन पढ़ रहे हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसा क्या होता है? तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं लोगों में, तो ऐसे नहीं कि बेटा ले लो भैया भले ही नेसेसिटी गुड्स से, नहीं। यहाँ पे अगर आपके पास परचेजिंग पावर है, यानी अगर आपके पास पैसा है तो ही आप वो गुड्स खरीद सकते हो, नहीं तो आप गुड्स नहीं खरीद सकते। ठीक है, आगे फिफ्थ क्या है इसमें? द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। बताया जाना एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो रोल होता है कन्फाइन यानी सीमित, वो सिर्फ कहाँ तक सीमित होता है? बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेंटेन करना। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या सर यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइजेज और उसमें इंटरफेयर नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पे गवर्नमेंट जो गुड्स सर्विसेज की जो प्राइजेज होती हैं उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। यहाँ पे सारे का सारा डिसीजन किसका रहता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रहता है। समझ में आ गया? ये आपकी कौन सी इकोनॉमी होती है बेटा? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आ जाओ इसके फायदे देख लेते हैं भाई। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। भाई इसका जो एक ही फ़ायदा वो ये फ़ायदा है कि ये क्या प्रमोट करता है? सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करता है। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। इस तरह की इकोनॉमी में क्या मैक्सिमाइज हो जाते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाते हैं, और जो जीडीपी ग्रोथ होती है ना वो क्या हो जाती है? एक्सेलरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सेलरेट, यानी कि क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी वजह से जो चाइना जैसी जो कंट्री थी, जो कि पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, सेंट्रल के इसके बाद में अपन जो इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं वो थी पहले,
तो चाइना ने भी क्या करा, चाइना ने पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, तो इस वजह से फिर चाइना भी कौन सी इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गई थी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाती है बेटा, एक्सेलरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस पे ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स बनाए जाते हैं जो अच्छे दामों में बिकते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक है, आ जाओ डीमेरिट। डीमेरिट क्या है? द प्रिंसिपल डीमेरिट जो है इसका वो ये है कि ये कलेक्टिव इंटरेस्ट, यानी कि ये मतलब सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं देती इस तरह की इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर यानी जो गरीब लोग हैं, है ना, उन लोगों के ऊपर क्या नहीं देती है, ध्यान नहीं देती, सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान नहीं देती। द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट? कलेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर, कलेक्टिव इंटरेस्ट मतलब सोशल वेलफेयर, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है ना, सबकी भलाई करते हुए चलती है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं होता ऑफ द सोसाइटी। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हायर प्रॉफिट्स। यहाँ पे सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं जो हाई प्रॉफिट देते हैं। यहाँ पे सोसाइटी के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस नहीं करे जाते कि सोसाइटी के लिए क्या यूज़फुल है। यहाँ पे गुड्स वो प्रोड्यूस करे जाते हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाया जा सके, प्रॉफिट। ठीक है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच पीपल। यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्शन किन के लिए करी जाती है, रिच पीपल्स के लिए करी जाती है, या उन लोगों के लिए जो उन गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सकते हैं बेटा, कंज्यूम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, सो द पुअर पीपल सफर्स डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन यानी कि वो वंचित रह जाते हैं, मतलब पुअर पीपल कुछ बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज से वो डिप्राइव रह जाते हैं, वो वंचित रह जाते हैं, वो उन्हें कंज्यूम ही नहीं कर पाते, मतलब खरीद ही नहीं पाते। सो देयर इज ए ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। मतलब कि यहाँ पे ग्रोथ तो होती है, क्या होती है, ग्रोथ तो होती है, लेकिन बिना सोशल जस्टिस के, यानी बिना सामाजिक न्याय के। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से रिच और रिच होते जाते हैं और पुअर होते जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर करा जाता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर, सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। यहाँ पे सोशल वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये कौन सी इकोनॉमी पढ़ी बेटा अपन ने, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये आ गई सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है, अपोजिट कर दो। अभी जो अपन ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी है उसका बिल्कुल आप अपोजिट कर दो। अपोजिट कर दो मतलब वहाँ पे सारे रिसोर्सेज किसके थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। यहाँ पे सारे रिसोर्सेज किसके हैं, पब्लिक के, यानी स्टेट के, यानी कि गवर्नमेंट के। यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज किसके हैं बेटा, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के मतलब ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। हाँ, अब यहाँ पे सारे डिसीजंस कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। अगर गवर्नमेंट ले रही है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे मेन मोटिव क्या रहता है गवर्नमेंट का, यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहता है सोशल वेलफेयर। एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ये मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, लोगों का क्या करा जा सके, भलाई किया जा सके। यहाँ पे गवर्नमेंट ये कोशिश की जाती है कि जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है इकोनॉमी में, यानी जितना अमीरी गरीबी है, उसे क्या करा जा सके, कम किया जा सके। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट को क्या दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट को तवज्जो नहीं दिया जाता, यहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि सोशल वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पे जब भी प्रोडक्शन होगी ना बेटा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्निक वो चूज़ करी जाएगी, अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, भले ही वो गवर्नमेंट को कैसा पड़े, महंगा पड़े। समझ में आ गया? बिकॉज सोशल वेलफेयर इज द मेन मोटिव। इज दैट क्लियर? आ जाओ, तो मीनिंग देख लेते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी अलग ही लग रहा है, सोशलिस्टिक यानी समाज के लिए है ये इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट वन इन विच देयर इज ए सोशल या कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विथ ए व्यू टू मैक्सिमाइज द सोशल welfare, which means socialistic economy is a debt economy in which all the resources are owned, managed and controlled by the central government, या owned, managed and controlled by the person who is appointed by the central government या central authority। एक तरह से यहाँ पे सारे के सारे resources कौन own करता है, गवर्नमेंट। कौन यहाँ पे सारे डिसीजंस लेगा, गवर्नमेंट। what to produce, how to produce, for whom to produce, कौन डिसीजन लेगा भाई, गवर्नमेंट। ठीक है,
अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? विथ ए व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, सो इट इज अज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज द बेस्ट फॉर द कंट्री एंड सो इंडिविजुअल डिजायर्स आर नॉट गिवन प्रायोरिटीज। यहाँ पे इंडिविजुअल डिजायर्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती। यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि भाई गवर्नमेंट को पता है कि इकोनॉमी के जो लोग हैं, मतलब जो देश के लोग हैं, उन्हें क्या चाहिए वो किसको पता है? भाई गवर्नमेंट को। तो सारे डिसीजन कौन लेती है? गवर्नमेंट ही लेती है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस वो भी गवर्नमेंट लेगी, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस वो भी कौन लेगी? गवर्नमेंट ही लेगी। समझ में आ गया? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया है? फीचर्स देख लेते हैं। तो वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज ए होल। कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबके सब किसके हैं बेटा? गवर्नमेंट के, यानी कि सबके सब किसके हैं? पब्लिक के। ठीक है, आ गई बात समझ में? सेकंड क्या है बेटा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के है ना, तो गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस किसके ऊपर करती है बेटा? सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करती है। वो ये फोकस करती है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको क्या करा जा सके? अपलिफ्ट किया जा सके। इकोनॉमी में जो भी इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर उसे क्या करा जा सके? कम किया जा सके। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। थर्ड, सो देयर इज ए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मैंने शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ भाई, सारे डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। यानी यहाँ पे पूरा जो प्रोडक्शन का जो डिसीजन है उसमें डायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा बेटा? गवर्नमेंट का रहेगा। द रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का रोल इज नॉट कन्फाइंड, सिर्फ नॉट कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर और डिफेंस तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। लॉ ऑर्डर डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो सब भी कौन ही करेगी? गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं भाई, मेरिट डीमेरिट। डीमेरिट, मेरिट का रह गया, एक मिनट, लेट मी सी, शायद गलती से मेरे से इसका मेरिट रह गया। आ जाओ चलो डीमेरिट। सो द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक जो इसका डीमेरिट है वो डीमेरिट ये है कि भाई जो जीडीपी ग्रोथ है ना वो क्या हो जाती है बेटा? स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है स्लो? क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे आप किस पे ध्यान दे रहे हो? आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो सोशल वेलफेयर के ऊपर, यानी कि गरीबों के ऊपर। अगर यहाँ पे गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है मतलब वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाएंगे जो गरीबों के लिए होंगे। तो गरीबों के लिए अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे तो क्या वो ज़्यादा प्राइजेस पे बेचे जाएंगे? नहीं बेचे जाएंगे। जब वो ज़्यादा प्राइजेस पे बेचे नहीं जाएंगे, मतलब अगर उन्हें कम प्राइजेस पे बेचा जाएगा तो अर्निंग भी कैसी होगी बेटा? कम होगी। जब अर्निंग कम होगी तो बेटा सेविंग्स भी कैसी होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। अच्छा बेटा, जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कैसी होगी? सर कम होगी। तो जब इन्वेस्टमेंट भी कम होगी तो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दोबारा से जब मैन्युफैक्चर किए जाएंगे तो वो भी कैसे प्रोड्यूस होंगे? कम प्रोड्यूस होंगे। तो इसके वजह से यहाँ पे जीडीपी की जो प्रोसेस है बेटा वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं हो रही है। इंस्टेड इट इज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। यानी कि यहाँ पे किस प्रिंसिपल के बेसिस पे, किस सिद्धांत के बेसिस पे प्रोडक्शन की जाती है? इक्विटी एंड जस्टिस। कि भाई यहाँ पे सबके साथ क्या हो? न्याय हो, और सब कैसे हो? इक्विटी, यानी सब कैसे हो? इक्वल हो। ठीक है, so it is owing to this demerit that the erstwhile socialist economies like सोवियत यूनियन, ये देखो चाइना, चाइना पहले क्या थी बेटा? चाइना पहले ना एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी। इसी के वजह से सोवियत यूनियन, चाइना हैड टू स्विच ओवर टू मार्केट इकोनॉमी। इसलिए ये लोग फिर कौन सी इकोनॉमी पे स्विच हो गए थे? ये लोग मार्केट इकोनॉमी, यानी जो अपन ने पीछे पढ़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे ये लोग क्या हो गए थे बेटा? स्विच हो गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो इसका मेरिट बता देता हूँ, मैंने शायद लिखना भूल गया इसमें। हाँ चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। इसका मेरिट क्या है बेटा? जो मेरिट है ना आपकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी का, वो मेरिट ये है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी काम करती है किस पे? सोशल जस्टिस के ऊपर। इज दैट क्लियर? सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे अच्छा मेरिट ये है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी ये कोशिश करती है कि जितना हो सके अमीरी और गरीबी, यानी सब लोग कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं, जो कि एक तरह से क्या है? अच्छी बात भी है कि नहीं? ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी पे एक और जो इसका मेरिट है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करती है? सोशल वेलफेयर के ऊपर।
यानी कि यहाँ पे जितना हो सके लोगों की भलाई करने की क्या करी जाती है, कोशिश करी जाती है। जो बेचारे बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं उनको अपलिफ्ट करने की, यानी जो गरीब होते हैं उनको अपलिफ्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वही लोग होते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ पे ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस के ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है ना। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, यानी कि अगर ग्रोथ हो तो किसकी हो बेटा, सबकी हो, है ना। लेकिन यहाँ पे सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर करने की वजह से जो ग्रोथ की जो रेट होती है वो बस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इज दैट क्लियर? और आप अपनी बुक में से पढ़ लेना, आपको आपकी बुक में इसका मेरिट मिल जाएगा। नहीं आया समझ में तो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगा। आ जाओ नेक्स्ट, कौन सी इकोनॉमी की बात करेंगे अपन, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो कर रही है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी अपने यहाँ पे दोनों चीज़ें, अपने यहाँ पे कैपिटलिस्टिक भी है और अपने यहाँ पे कौन है बेटा, सोशलिस्टिक भी है। यानी इंडिया ने एक तरह से दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। ये हो गया, मतलब एक तरफ से अपन ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ले ली, और एक तरफ से अपन ने और क्या ले ली बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी ले ली। और अपन ने इन दोनों के क्या ले लिए, अपन ने इन दोनों के ले लिए मेरिट्स, इनके जो जो भी फायदे थे वो अपन ने क्या कर लिए, ले लिए। लेकिन तुम खुद बताओ बेटा, अगर तुम किसी चीज़ के मेरिट लेने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर आप उस चीज़ के मेरिट लोगे तो साथ में ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, डीमेरिट्स भी आएंगे ही, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अपने प्लानर्स ने क्या सोचा कि यार अपन सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं ले सकते, अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं ले सकते, तो अपन एक काम करते हैं, दोनों इकोनॉमी का क्या कर देते हैं, मिक्सचर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपन अपनी इकोनॉमी ऐसी कगार पे खड़ी हुई थी कि उस टाइम पे अपन अकेला सोशल वेलफेयर भी नहीं कर सकते थे, उस टाइम पे अपन अकेला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने प्लानर्स ने, अपने पॉलिटिशियंस ने ये डिसाइड किया कि इंडिया एक कैसी इकोनॉमी बनेगी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी। क्यों? क्योंकि अपन को बेटा उस टाइम पे, मतलब जो अपनी हालत थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने को दोनों काम करने थे। दोनों काम क्या करने थे? क्योंकि अपनी देश में 80% जनता गरीब भी थी, तो अपने को दोनों काम करने थे। दोनों काम मतलब अपने को एक तरफ सोशल वेलफेयर भी करना था और दूसरी तरफ अपने को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज भी मैन्युफैक्चर करने थे। समझ में आया? तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लेट्स मेक अवर इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का फ़ायदा क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का फ़ायदा ये होता है, यहाँ पे ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ। यानी कि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ रिसोर्सेज किसके होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैंड बाय हैंड चलती हैं, यानी कि गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आई बात समझ में? आ जाओ डिस्कस करते हैं, यहाँ देखते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज डेट इन विच द ग्रोथ देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं और कैसे होते हैं? पब्लिक भी होते हैं। यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं। किसके होते हैं बेटा? इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं और किसके होते हैं? पब्लिक के यानी और किसके होते हैं? गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है? सोशल वेलफेयर, और इंडिविजुअल्स यहाँ पे काहे पे ध्यान देते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। सो प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नड लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट द चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ सोशल जस्टिस। देखो, जब भी प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाता है तो हाँ, प्रोडक्शन डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब भी प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाता है तो यही देख के लिया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, लेकिन उस डिसीजन को लेने से पहले क्या किया जाता है बेटा? बिना चेक किए, क्या बिना चेक किए, क्या सोसाइटी के बैलेंस को मेंटेन करे बिना उस डिसीजन को नहीं लिया जाता। मतलब कि हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लेकिन उसको पहले क्या किया जाए? चेक किया जाता है कि कहीं इस डिसीजन के वजह से सोसाइटी में जो बैलेंस है वो बैलेंस और बढ़ेगा तो नहीं, मतलब रिच और रिच तो नहीं हो जाएंगे और पुअर तो नहीं हो जाएंगे। तो वो चेक किया जाता है, उसके बाद में वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सेकंड फीचर्स वही, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट, ऊपर डिस्कस कर ही लिया। सेकंड क्या बेटा? द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो डिसीजन किसके बेसिस पे लेते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। वाइल द पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो किसके हिसाब से लेती है? सोशल वेलफेयर रूल्स के हिसाब से। किसके हिसाब से?
सोशल वेलफेयर रूल्स के हिसाब से, ठीक है। चलो, रूल्स द रूट, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा, थर्ड, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोडक्शन में। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो जितना हो सके सोशल वेलफेयर कर सके, जितना हो सके जो गरीब लोग हैं उनको अपलिफ्ट कर सके, उनकी कंडीशन को और इम्प्रूव कर सके, जितना हो सके जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर उसे कम कर सके। सोशल वेलफेयर का काम कौन करती है, गवर्नमेंट। दूसरी तरफ कौन, हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वाले किस पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। तो एक तरह से ये दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या करती रहती हैं बेटा, प्रोडक्शन करती रहती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज वाई दे बोथ प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट फोकस करती है उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जिससे ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो, और वहीं पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना। आ जाओ, मेरिट देख लेते बेटा। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऑन द वन हैंड that GDP growth is encouraged because private entrepreneurs are free to focus on profit maximization. On the other hand, social justice or equality is promoted because the government sector plays high priority on the maximization of social welfare. तो यही इसका क्या है, मेरिट है कि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, दिस मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन और द मेरिट कॉम्बिनेशन मतलब फायदे, मेरिट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इधर एक तरफ जीडीपी ग्रोथ हो रही है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, वो क्या कर सकते हैं बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बट विदाउट चेक करना पड़ेगा, है ना। और ऑन द अदर हैंड सोशल जस्टिस का काम कौन कर रहा है, सोशल जस्टिस का काम गवर्नमेंट कर रही है। तो मतलब यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, आपकी जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है और दूसरी तरफ आपका सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। मतलब दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमी में जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम कर रही है। समझ में आया, क्लियर। आ जाओ, डीमेरिट क्या है इसका बेटा, वो दोनों डीमेरिट भी यही है। आ जाओ, द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफन इन्फ्लेक्टेड विद द करप्शन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपने दोनों के मेरिट लिए हैं तो दोनों के क्या आएंगे, डीमेरिट भी आएंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी का डीमेरिट एक तो ये है कि भाई आप चाहे काम, मतलब वो है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला काम है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिंपल सी चीज़ है, ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि तुम चाहे काम करो चाहे ना करो, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना, ये लोग काम करे चाहे ना करें, क्या हो रहा है, सैलरी आ ही रही है ना। चाहे 10 का काम एक कर रहा हो, बाकी 10 कैसे बैठे हैं, फ्री बैठे कि नहीं बैठे। समझ में आई बात, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक डीमेरिट ये है कि भाई वहाँ पे क्या कद्दू कटेगा तो भैया सब में बटेगा, चाहे कोई काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है ना। गवर्नमेंट की वजह से क्या है, करप्शन है, लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी। अब गवर्नमेंट की वजह से करप्शन आ गया, करप्शन की वजह से क्या होता है, लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी आता है। गवर्नमेंट में क्या है, प्राइवेट वो जॉब है उनकी तो परमानेंट जॉब है, तो काम करें चाहे ना करें, तो इस वजह से क्या आती है, लो एफिशिएंसी आती है प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। इट इज़ ओइंग टू दिस डीमेरिट दैट द मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज। यही रीज़न है जिसकी वजह से अपनी जितनी भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, यानी जो अपनी बिजनेसेस हैं, जो अपनी कंपनीज़ हैं, जो पहले किसकी हुआ करती थी, गवर्नमेंट की हुआ करती थी, वो धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, ये लोग प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनीज़ में क्या है, करप्शन है, करप्शन की वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉसेस होने की वजह से ये लोग चला नहीं पा रहे, कौन, गवर्नमेंट। तो फिर ये गवर्नमेंट ये जो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं वो किसको बेचती जा रही हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को बेचती जा रही हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो अब अपन बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स। किसकी, 5 ईयर प्लान। देखो भाई, अपन ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि भाई 1947 में इंडिया की बेटा कैसी हालत थी, है कि नहीं। अपन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए थे, एग्रीकल्चर अपना इनने पूरा बैकवर्ड कर दिया था, इंडस्ट्रीज़ एक तरह से थी ही नहीं। जब ये दोनों सेक्टर ही नहीं थे तो सर्विस सेक्टर तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मतलब अब अपने को अपनी क्या बोलते हैं, इकोनॉमी को दोबारा से क्या करना था, रीबिल्ड करना था। आज के टाइम पे बेटा एक घर बनाने जाओगे तो घर बनाने के लिए भी क्या चाहिए, पूरी प्लानिंग चाहिए कि नहीं। सेम वहीं पे अपनी कंट्री को वापस से पैरों पे खड़ा करने के लिए अपन को भी क्या चाहिए थे, प्लान्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे, प्लान्स। तो अपन ने क्या बनाए,
5 ईयर प्लान। क्या थे ये 5 ईयर प्लान्स? इन 5 ईयर प्लान्स में कुछ तो मेजर प्लान होते थे। क्या होते थे? कुछ मेजर प्लान होते थे, जैसे कि मेजर प्लान जैसे कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, है ना, सेल्फ रिलायंस, है ना, सफिशिएंट गुड्स एंड सर्विस, वही होता है सेल्फ रिलायंस के, भाई इतने फूड ग्रेन्स और वो सब उगाएं कि अपने को बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ तो मेजर गोल्स होते थे और कुछ होते थे स्मॉल स्मॉल गोल्स। ठीक है, आ जाओ, या प्लान्स। तो 5 ईयर प्लानिंग। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? So economic planning means utilization of country's resources in different development activities in accordance with the national priorities. Is that clear? यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपकी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाना, ताकि जो आपका नेशन है, जो आपकी क्या है, राष्ट्र है, उसकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन चीज़ों में उन रिसोर्सेस को क्या करा जा सके, लगाया जा सके। वो होती है क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग, डेट इज़ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, पहले क्या थी? प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन अब क्या आ गई है बेटा? नीति आयोग आ गई है। आ जाओ। सो इंडिया अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान्स एज पायोनियर्ड बाय द सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन थी ना, सोवियत यूनियन से देख के ही अपन ने किया था। सोवियत यूनियन ने 5 ईयर प्लान चालू करे थे अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो उनके देखा था कि अपन ने भी क्या ऑप्ट किया? 5 ईयर प्लान। क्या था बेटा ये? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 एंड द लास्ट इन 2012। बिटवीन दीज ईयर्स सम एनुअल प्लान्स वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। भाई पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? याद रखना, ये है फर्स्ट 1951 और लास्ट कब हुआ था? 2012। ठीक है सर, याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका 1951, क्या 1951, देखो 1947, 48, 49, 50 पॉसिबल नहीं है कि इस टाइम पे ये लोग क्या कर सकते थे, कोई भी 5 ईयर प्लान या कुछ लॉन्च कर सकते थे। तो बेसिक क्या हो गया कि भाई 1951 चैप्टर भी स्टार्ट कब से होता है? 1950, एक और जोड़ दो 1951, 2012 लास्ट। पहले क्या, अगर तुम्हें पता हो तो 2012 में बोलते थे दुनिया खत्म हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके याद रख लेना कि 2012। तो पहला बना था 1951 में और लास्ट 5 ईयर प्लान कब बना था? 2012 में। ठीक है, और बीच बीच में क्या बने थे बेटा? एनुअल प्लान्स भी बनाए गए थे। आगे जाओ। डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स हैड डिफरेंट गोल्स। इट इज़ important to note that plan documents not only specific the objectives to be achieved in the 5 years of the plan, but also what is to be achieved in the long run. Long term plans is called perspective plans. यानी कि जो 5 ईयर प्लान्स होते थे, इन 5 ईयर प्लान्स में क्या होता था? इन 5 ईयर्स प्लान में वो सारे प्लान्स होते थे जिनको 5 साल के अंदर अंदर, मतलब स्पेसिफिक प्लान्स होते थे जिनको 5 साल के अंदर अंदर क्या करने होते थे? अचीव करने होते थे। इनके साथ साथ कुछ पर्सपेक्टिव प्लान्स होते थे, यानी कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होते थे, जैसे कि गरीबी हटाओ। ठीक है, एक अपना इंडिया का एक तरह से इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि भाई 2020 तक, है कि नहीं, क्या कोशिश की जाएगी कि, है ना, सॉरी नॉट इंदिरा गांधी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। एक मतलब ये था, प्लान किया गया था कि भाई 2020 तक क्या करी जाएगी? इंडिया से इकोनॉमी को हटाने की कोशिश, मतलब गरीबी को हटाने की क्या करी जाएगी? पूरी कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से कुछ मेजर प्लान्स होते थे, जैसे सेल्फ रिलायंस होना, कि भाई इतनी प्रोडक्शन करेंगे कि अपन को बाहर से फूड ग्रेन्स और ये सब मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, है कि नहीं, सेल्फ सफिशिएंट होना। तो ये कुछ मेजर प्लान्स थे जो कि इन 5 ईयर प्लान्स में क्या करे गए थे बेटा? इंक्लूड करे जाते थे, और उनको बोला जाता था पर्सपेक्टिव प्लान। आ जाओ नाउ, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो कुछ कॉमन गोल्स थे 5 ईयर प्लान के जो कि हर 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड होते थे। जैसे कि सबसे पहला क्या हो गया बेटा? जीडीपी ग्रोथ। क्या हो गया? जीडीपी ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना? मैन्युफैक्चर करना। तो जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना? प्रोड्यूस करना। ठीक है, इन द इकोनॉमी। इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्यों जीडीपी पे इतना फोकस किया जाता है? क्योंकि जितना ज़्यादा जीडीपी होगी उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे। जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसी हो जाएगी बेटा? ज़्यादा हो जाएगी। यानी जितने ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में, जैसे आज के टाइम पे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपको इतनी भीड़ मिलती है, तो जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे जाएंगे, जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा ट्रेनें होंगी, जितनी ज़्यादा ट्रेनें होंगी उतनी ज़्यादा सीटें होंगी, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी तो पर यूनिट
हर बंदे को क्या मिलेगी, सीट मिलेगी। इसलिए जीडीपी पे फोकस किया जाता है कि जितना हो सके जीडीपी को बढ़ाया जाए। समझ में आ गया? डेट इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, क्योंकि जीडीपी की वजह से ये जो फ्लो है ना किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, वो क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। सो when the increase in the flow of goods and services is consistent over a long period of time, it is called economic growth। और जब ये flow goods and services का over a period of time कैसा रहता है, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है, यानी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। थस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो मतलब क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। आगे जाओ। So planning in India was to ensure that natural resources were fully explored and production technology was continuously improved. So in this 5-year plan, the common goal was to increase the GDP and to grow the GDP। इंडिया काय में थी कि प्लानिंग इन इंडिया वाज टू इंश्योर डैट, ये इंश्योर कर रही थी कि भाई जितने हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हो सके उन्हें अपन एक्सप्लोर कर सकें, और जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसे भी अपन कंटिन्यूसली क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जितना हो सकेगा उतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत, मतलब खाने वाले ज़्यादा थे, है ना, बनाने वाले कम थे, इसलिए। सेकंड क्या है बेटा, मॉडर्नाइजेशन। व्हाट यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन? बेटा मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। समझ में आया? मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपडेटिंग, बोलते हैं ना, जैसे कुछ होते हैं कि अरे इनके पापा तो बड़े मॉडर्न हैं, है ना, क्यों बोलते हो उनको आप, क्योंकि कुछ होते हैं ना बेचारे बिल्कुल बिल्कुल मॉडर्न रहते हैं कि भाई अब समय के साथ बढ़िया आईफोन लेके घूम रहे हैं, बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, है ना, अच्छी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, मॉडर्न बोलते हो कि नहीं बोलते? सेम। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है बेटा अडेप्टिंग एंड डेवलपिंग, मतलब सॉरी, अडेप्टिंग एंड क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? आ जाओ। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब इट रिफर्स टू अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। देखो बेटा, अगर आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है, यानी आपको अपने गुड्स की प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, तो आप दो तरीके से ही बढ़ा सकते हो। या तो आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो तो आप रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना पाओगे, गुड्स बना पाओगे। या तो आपके पास क्या हो बेटा, टेक्नोलॉजी, क्या हो आपके पास में, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी भी कैसी हो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। क्योंकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से क्या होता है बेटा, कम से कम रिसोर्सेज में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पे होने लग गया ना, मशीनों की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। कम से कम रिसोर्सेज में अब कैसी प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा गुड्स बनते हैं। ये वाला पॉइंट देखो, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन आउटपुट। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सबने सुना होगा, HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स। आपने अपनी पिछली क्लासेस 10th या 9th की सोशल साइंस में आपने इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा बेटा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसमें HYV सीड्स का यूज़ करके केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को क्या करा गया था बेटा, बढ़ाया गया था, और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी भी थी। ठीक है, दैट इज़ वाई इसका एग्जाम्पल यहाँ पे डाला हुआ है। आगे जाओ। थर्ड जो कॉमन गोल था इंडिया के 5-year प्लान का, वो क्या था, वो था भाई सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। व्हाट यू मीन बाय सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो फूड ग्रेन्स है, खाने पीने की जो चीज़ है, उसके लिए अपन को दूसरे देशों के ऊपर क्या ना होना पड़े, डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसलिए सेल्फ रिलायंस। ठीक है, और सेल्फ सफिशिएंसी। आ जाओ। तो सेल्फ रिलायंस मीन्स द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो सेल्फ रिलायंस इसका मतलब हो गया कि भाई जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए अपन को किसी भी बाहर वाली कंट्री के ऊपर क्या ना होना पड़े, डिपेंड होने ना पड़े। और सेल्फ सफिशिएंसी रिफर्स टू स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब कि जितने भी एसेंशियल सप्लाईज हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गई, खाने पीने की चीज़ें हो गई, है कि नहीं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए अपन को क्या होना था, एक और जो अपना 5-year प्लान में टारगेट था, क्या होना, सेल्फ सफिशिएंट होना और सेल्फ रिलायंस होना, ताकि इन सब चीज़ों के लिए अपन को किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना ना पड़े। अपना डोमेस्टिकली अपन ये सब चीज़ें क्या कर सके, इतनी प्रोड्यूस कर सके कि सारी जनता के लिए हो जाए। समझ में आया?
चलो फोर्थ क्या था बेटा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, ठीक है, कि मतलब समाज में, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, गरीब ज़्यादा थे, अमीर कैसे थे, कम थे। तो एक और जो मेजर गोल था, गरीबी हटाओ, जो यही एक तरह से कि भाई जितना हो सके जो इनइक्वालिटी है बिटवीन रिच एंड द पुअर, उसे क्या करा जा सके, कम करा जा सके जितना ज़्यादा हो सके। सो इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम ए मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ अक्रू टू ओनली ए हैंडफुल ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा वो कुछ काम की नहीं है अगर ये ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमी के मुट्ठी भर लोगों तक ही रह जाए, यानी कि सिर्फ रिच को फ़ायदा हो। किसको फ़ायदा हो, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ के होने की वजह से सिर्फ किन का फ़ायदा हो रहा है, अगर सिर्फ अगर अमीरों का फ़ायदा हो रहा है, तो इस तरह की ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो द प्लानर्स इन इंडिया स्ट्रेस्ड the point that every citizen of the country must be able to fulfill his basic needs of food, clothing and shelter besides the education and health care। तो जो प्लानर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, वो ये कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके इंडिया का जो इंसान है, इंडिया का जो सिटीज़न है, जो इंडिया में रह रहा है, वो ये बेसिक नेसेसिटीज़ क्या कर पाए, फुल कर पाए, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, किसके साथ साथ, बेसिक एजुकेशन, मतलब सॉरी बिसाइड्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ केयर के साथ साथ, मतलब ये तीन तो चीज़ें अफोर्ड कर ही पाए और उसके साथ साथ में एजुकेशन भी और हेल्थ केयर भी क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, एग्रीकल्चर। क्या, एग्रीकल्चर। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, अब अपन एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। तो एग्रीकल्चर वाज स्टैग्नेंट, आपको पता ही है, अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एग्रीकल्चर कैसा था बेटा, स्टैग्नेंट था, जिसमें किसी भी तरह की क्या नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, या नाम मात्र की ग्रोथ थी। अज इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग फीचर, क्यों, देखो, क्योंकि इट वाज सब्जेक्टेड टू द एक्सप्लॉइटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक जमींदारी सिस्टम of land revenue which deprived the farmers of their ownership rights and left them with no surplus beyond the substance। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भाई एग्रीकल्चर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, किसकी वजह से, ज़मींदारों की वजह से, क्योंकि ज़मींदारों को सिर्फ काय से मतलब था बेटा, लैंड रेवेन्यू की वजह से, लैंड रेवेन्यू से, बस अपने टैक्सेस से मतलब था। उन्होंने कभी भी खेती में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, और उस लैंड रेवेन्यू के वजह से कभी कभी जो ओनर्स होते थे सॉइल के, मतलब जो बेचारे उसके ऊपर खेती करते थे, वो टैक्स नहीं भर पाते थे, तो उनको अपनी ही ज़मीनों से ये लोग क्या करते थे, निकाल देते थे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या बेटा, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन, ये भी अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज द वे ऑफ कल्टीवेशन इंडिगो टू मीट द इंडस्ट्रियल नीड्स ऑफ द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए था, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए था भैया रॉ मटेरियल, तो उस रॉ मटेरियल के चक्कर में इन्होंने इंडिया के एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया। कमर्शलाइज कर दिया ने अपने फार्मर्स को फोर्स किया कि कॉटन, जूट, इंडिगो उगाओ, क्या हुआ, कॉटन, जूट, इंडिगो उगाओ, जिसकी वजह से और अपना एग्रीकल्चर क्या हो गया था बेटा, खराब हो गया था। देन widening the gulf between the tillers of the soils and the owner of the soil, the tillers had no surplus to invest and the owners wasted their surplus in conspicuous consumptions। देखो भाई क्या हुआ, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल यानी जो किराएदार थे और जो ओनर ऑफ द सॉइल, उनके बीच का जो गल्फ, गल्फ का मतलब होता है ये देखो, ये इस तरह से यूँ, तो ये देखो ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ये गैप क्या होता जा रहा है, यहाँ पे ये गैप बढ़ता जा रहा है, इसे बोलते हैं गल्फ। तो जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे और जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे, उनके बीच में जो गैप था वो क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भाई जो ज़मींदार होते थे वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो टैक्स लगाने के बाद बेचारे अपने जो फार्मर्स होते थे उनके पास कुछ बचता नहीं था, इतना ही बचता था कि उनका खाना पीना हो जाए। कुछ फार्मर्स के पास तो बेटा इतना भी नहीं बचता था कि वो अपना ढंग से क्या कर लें, खाना पीना कर ले। हाँ, तो फिर अब जब उनके पास इतना ही नहीं बच रहा तो क्या वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ ज़मींदारों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके पास जितना भी सरप्लस आ रहा था उसमें से ब्रिटिशर्स को दे रहे थे, और बाकी जितना आ रहा था वो सबकी अय्याशी कर रहे थे, बढ़िया मज़े कर रहे थे, ठीक है। उन्हें भी कोई मतलब नहीं था अपने यहाँ के एग्रीकल्चर से। मतलब सारे ज़मींदार ऐसे नहीं थे, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ ज़मींदार थे जो अच्छे भी थे, 2 या 3 होंगे 10 में से बस, ठीक है। आ जाओ। सो द प्लानर इन इंडिया इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अस। तो भाई अब एग्रीकल्चर की हालत ख़राब थी, तो इस एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स करे। क्या करे, कुछ रिफॉर्म्स करे, ताकि जो ये गैप है अमीर और गरीबों के बीच का, उसे क्या करा जा सके, कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या लाई, लैंड रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। एक मिनट है,
एक मिनट रुकना है, मैं चेक कर लूँ, हाँ यही वाला है, चलो सही चल रहा है, आ जाओ। तो लैंड रिफॉर्म या जिसे क्या बोला जाता है बेटा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी इनको बोला जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम क्या किया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि जैसे कि ब्रिटिशर्स और क्या बोलते फार्मर्स के बीच में कौन थे, ज़मींदार थे। जो ज़मींदार क्या करते थे, फार्मर्स से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, और वो टैक्स किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। तो जो ये ज़मींदार थे यानी जो इंटरमीडिएट्स थे, गवर्नमेंट ने इनको क्या कर दिया, हटा दिया, समझ में आया, अबॉलिश कर दिया। सो इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल्स पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स वे आर अबॉलिश्ड, इनको हटा दिया। ओनरशिप राइट्स यानी जो भी ओनरशिप राइट्स थे वो उनको दे दिए गए जो उस ज़मीन पे क्या करते थे, खेती करते थे। तो ओनरशिप राइट्स वे आर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड द सॉइल। द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स दैट सम 200 लाख टेनेंट्स गॉट द ओनरशिप राइट्स, यानी जो 200 लाख टेनेंट्स थे, किराएदार थे जो उन ज़मीनों पे खेती करते थे, उनको क्या दे दी सरकार ने, हाँ ओनरशिप दे दी। दे केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि अब जब टैक्स दिया जाएगा तो जमींदारों के थ्रू नहीं दिया जाएगा, अब टैक्स सीधा ये लोग किसको भरेंगे, गवर्नमेंट को, ठीक है। सेकंड क्या कर दिया बेटा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, इसे सीलिंग बोलते हैं ना, ऊपर देखो तुम्हारे अगर रूम में बैठे हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट, यानी कि जो जमींदार थे उनकी ज़मीनों के ऊपर क्या लगा दी सरकार ने, सीलिंग लगा दी। सीलिंग मतलब क्या, समझ में आ गई बात, उन्होंने लिमिट लगा दी कि भाई आपके परिवार के पास इतनी ही ज़मीन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। सो विद ए व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग्स वे आर इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज, होल्डिंग साइज। लैंड सीलिंग एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यूअर हैंड्स, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई ज़मीनों के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, एक सीलिंग लगा दिया लैंडलॉर्ड्स के ऊपर कि भाई आपके पास में बस इतनी ही ज़मीन होगी, आपके परिवार के पास में सिर्फ इतनी ही ज़मीन होगी। ये इसलिए करा सरकार ने, उसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई बहुत सारी ज़मीन ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन लोगों ने अपने कब्ज़े में ले ली थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इनके पास बहुत ज़मीनें थी, समझ में आ गई बात कि नहीं, जिसके वजह से जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था वो क्या होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसको कम करने के लिए सरकार ने ऐसा किया, और जितनी भी सरप्लस ज़मीनें थी वो सारी की सारी ज़मीनें जो लैंडलेस लेबर्स थे, लैंडलेस फार्मर्स थे, उनमें क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो द सरप्लस लैंड अबव एंड ओवर द सीलिंग लिमिट was resumed by the government and redistribution among the small holders or the landless laborers। तो सरकार ने क्या किया, ये ज़मीनें कौन से लेके, ज़मींदारों से लेके वापस किसमें बांट दी, वो सारी की सारी ज़मीनें सरकार ने जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जो जिनके पास में ज़मीनें कम थी, उनको सरकार ने ये दे दी। थर्ड क्या करा बेटा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग क्या होता है, ज़रा देर समझो। मान लो किसी के पास एक गांव में ज़मीन यहाँ पर है, कुछ ज़मीन यहाँ पर है, कुछ ज़मीन यहाँ पर है, अब उसके पास 3 जगह ज़मीन है। अब ये 3 जगह ज़मीनें कैसी हैं, छोटी छोटी हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर खेती करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, 3 जगह खेती करेगा तो कॉस्टिंग बड़ी ज़्यादा बैठती है, महंगी पड़ती है ऐसी फार्मिंग। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने कहा अच्छा चलो एक काम करो, तुम्हारे पास कितनी बेटा, तुम्हारे पास में 4 बीघा यहाँ है, 4 बीघा यहाँ है, 4 बीघा यहाँ है, मतलब तुम्हारे पास कितनी बीघा है, 12 बीघा है ना, लो तो तुम ये 12 बीघा एक जगह ले लो, हटाओ अलग। सरकार ने ये करा, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। होल्डिंग्स को क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, एक जगह कर दिया। आ जाओ। सो विद ए व्यू टू रिड्यूस द फ्रेगमेंटेशन, इसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, अलग अलग जगह पे ज़मीनें होना, टुकड़ों में, है ना। फ्रेगमेंटेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स वाज अकॉर्डेड ए हाई प्रायोरिटी। तो कंसोलिडेशन इज ए प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर्स एट वन प्लेस। तो एक जगह पे उस फार्मर को क्या दे दी, जगह दे दी, एट वन प्लेस फॉर स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। ये लैंड होल्डिंग कैसी है, स्कैटर्ड, बिखरी हुई, एक ज़मीन यहाँ है, थोड़ी ज़मीन यहाँ है ना। देयर इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे जो कल्टीवेशन की कॉस्ट होती है, यानी जो खेती करने की जो कॉस्ट, लागत होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। फोर्थ काय की बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेंट। किसकी बात करेंगे भाई, रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी रेंट के क्या आ गए, सीधे सीधे रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए। आ जाओ, क्या आ गए भाई, टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटोर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, रेंट वी आर रेगुलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए रेंट के लिए। जनरली दीज वी आर नॉट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप।
यानी कि आपकी जो क्रॉप मतलब फार्मर्स जो क्रॉप उगाए जाएंगे उस क्रॉप की जो वैल्यू होगी क्या होगी, कीमत होगी, उस कीमत का 1/3 लेगी टैक्स सरकार, उस कीमत का लेगी, उस कीमत का कितना लेगी, 1/3 सरकार क्या लेगी, टैक्स लेगी। और उस 1/3 से ज़्यादा टैक्स मतलब सरकार नहीं लेगी, उससे ज़्यादा होगा नहीं, 1/3 मतलब 33%। ठीक है, आ जाओ। फिफ्थ क्या था, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश करी प्रमोट करने की कोऑपरेटिव फार्मिंग की। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है 5, 10, 15, 20 सारे फार्मर्स मिलके क्या करो, फार्मिंग करो। तो मिलके फार्मिंग करो मतलब इसमें मतलब सरकार का ये था कि आप क्या करो, आप अपना ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के आप ये सब चीज़ें खरीदो, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब खरीदो। क्यों, क्योंकि ग्रुप में खरीदोगे तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे, क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे तो बल्क डिस्काउंट मिलेगा, और अगर बल्क डिस्काउंट मिलेगा तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो एट दी एंड जब फसल बेचोगे तो फ़ायदा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। आ जाओ। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज प्रमोटेड टू इनहेंस द बार्गेनिंग पावर। इससे क्या बढ़ जाएगी, जब 10, 15, 20 फार्मर्स इकट्ठे होके केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने जाएंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्वांटिटी में खरीदेंगे, क्वांटिटी में खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या, प्राइजेस कम ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। कलेक्टिवली द फार्मर्स कुड बाय इनपुट्स, यानी कि केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें उनको कैसी मिलेंगी, कम प्राइजेस में मिलेंगी, एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट ए हायर प्राइजेस। और जब अपनी प्रोड्यूस को हायर प्राइजेस में बेचेंगे या अच्छे प्राइजेस में बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका फ़ायदा भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, है ना। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। चलो ये लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है बेटा, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। भाई ये जो सरकार ने लैंड रिफॉर्म लाया ना, तो ये जो लैंड रिफॉर्म था ना सब जगह नहीं चला। आपको पता ही है बेटा, सब लोग क्या ढूंढ लेते हैं, लूप होल ढूंढ ही रहते हैं। तो जो कुछ ज़मींदार थे उन्होंने क्या करा, जो भी टिलर्स थे ना, जहाँ पे भी वो बेचारे फार्मर्स ज़मीनों पे खेती करते थे तो उनको भगा दिया और खुद ने ही उस पर खेती करना चालू कर दिया। मतलब ये प्रूफ कर दिया कि इन ज़मीनों पे हम ही खेती करते हैं। तो सरकार ने वापस से उन्हें ही क्या बना दिया, ओनर बना दिया। ठीक है, अब कुछ के पास ज़मीनें ज़्यादा थी तो उनने क्या करा, उन्होंने अपनी ज़मीनें रिलेटिव्स को क्या कर दी, उनके नाम पे कर दी। अच्छा, तुम लोगों ने है ना मतलब सुना होगा ऐसा कि तुम्हारे दादा परदादा इस तरह की कहानी सुनाते होंगे, मतलब सब रिलेट नहीं कर पाएंगे बट शायद कुछ ही रिलेट कर पाएँ कि है ना अपने दादा ने या परदादा ने वो ज़मीन उनके नाम पे कर दी थी, फिर उनने वो वापस नहीं करी। समझ में आया। तो एक्चुअल में कभी कभी क्या हुआ ना, कुछ ये जो किस्से चले आ रहे हैं ना वो पुराने चले आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ज़मींदारों के पास का बहुत ज़मीनें थी। अब सरकार ने क्या लगा दी, सरकार ने लैंड सीलिंग लगा दी। तो इनने बचने के लिए क्या करा, जो इनके रिश्तेदार थे बढ़िया उनके नाम पे ये ज़मीनें कर दी। ठीक है, और ये बोला था कि भाई जब मैटर ठंडा हो जाएगा तो इनसे वापस ले लेंगे, और क्या। कुछ ने तो वापस कर दी, लेकिन जो कुछ थे ना उन्होंने ये ज़मीनें उन्हें वापस नहीं करी। हाँ, ये सच में ऐसा हुआ था, क्योंकि जो ज़मींदारों के पास क्या ज़मीनें ज़्यादा थी तो इन्होंने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए अपने क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनके नाम पे ज़मीनें कर दी थी, जो ज़मीनें इनको उन्होंने वापस नहीं दी। लेकिन बहुत से ज़मींदारों ने इस तरह से अपनी ज़मीनें क्या कर ली, बचा ली थी, अपने रिश्तेदारों के और उनके नाम पे कर दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिससे उनके पास में ज़मीनें कैसी दिखने लगी, कम दिखने लगी। और कुछ ज़मींदार उठ के कहाँ चले गए, कोर्ट। वो लोग कहाँ चले गए थे, कोर्ट चले गए थे। ये लिखा है, द लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग legislation in the courts which provided the landlords enough time to evade the sealing act. They managed to register their surplus land in the name of their close relatives. तो ये लोग क्या चले गए थे, कोर्ट चले गए। कोर्ट चले गए तो कोर्ट से इनको क्या मिल गया, टाइम मिल गया। उतने टाइम में इन्होंने क्या करा, अपनी ज़मीनें इनके जो क्लोज रिलेटिव्स थे उनके नाम कर दी, जिसके वजह से ये लोग, जो सीलिंग एक्ट था, सीलिंग एक्ट से ये लोग बच गए थे। मतलब है ना, एक ये वाला पॉइंट और देख लेते हैं। जमींदार्स इन द मोस्ट केसेस मैनेज टू इवेक्ट द टेनेंट्स, यानी मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था ना कि जो टेनेंट्स थे उनसे इन्होंने ज़मीनें खाली कर दी और खुद ने ये शो करा कि भैया हम ही कौन है, हम ही कल्टीवेटर्स हैं और हम ही कौन है, लेजिटिमेट ओनर हैं इस सॉइल के, यानी कि हम ही इस ज़मीन के कौन है, मालिक हैं। तो इस तरह से बहुत सी जगह पे जो ये क्या बोलते हैं लैंड रिफॉर्म था वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मतलब कि ये सिर्फ कहाँ पर हो पाया था, दीज रिफॉर्म्स वेयर ओनली पार्शियली इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री, पूरी कंट्री में ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। दीज वेयर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस ओनली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड केरला, एंड इन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री
लैंड रिफॉर्म्स वेयर ओनली प्रोपोगेटेड एंड नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, यानी कि सिर्फ वेस्ट बंगाल और केरला में ही क्या हुआ था भाई, ये लैंड रिफॉर्म को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था। मतलब सरप्लस ज़मीनें ज़मींदारों से लेके जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको दी गई, या जिनके पास ज़मीनें कम थी उनमें बांटी गई। बाकी पूरे इंडिया में ये जो लैंड रिफॉर्म था वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, आया अच्छे से समझ में? चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो बाकी का टॉपिक है अपन कब पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। समझ में आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।